नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। केस डायरी में आज की कहानी एक ऐसे डाकू से जुड़ी है जिसके बारे में जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल इस डाकू को अपने साथियों के साथ जिस घर को निशाना बनाना होता था, यानी जहां उसे वारदात को अंजाम देना होता था, तो वह पहले ही उस घर के मालिक को डकैती का दिन और वक्त भी पहले ही बता देता था। यानी पहले ही वो खबर दे देता था कि वो किस जगह पर अपनी डकैती की वारदात को अंजाम देने वाला है। और शायद इसीलिए इस डाकू की एक अलग ही पहचान थी और इस डाकू का नाम था सुल्ताना, डाकू सुल्ताना। दरअसल आम लोगों के बीच सुल्ताना डाकू की छवि रॉबिन हुड जैसी थी। वो अमीरों को लूटकर गरीबों को धन बांटता था और इस वजह से सुल्ताना डाकू से अंग्रेजी हुकूमत और धन्ना सेठ भी आतंकित रहते थे। अब अमीरों का माल लूटना और गरीबों में उसे बांटने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक कैरेक्टर रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत ब्रिटेन के काउंटी नॉटिंघम शहर में शेरवुड के जंगलों में रहता था। वो एक आम नागरिक था, लेकिन नॉटिंघम के कुख्यात शेरिफ ने उसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली थी, जिसकी वजह से वो डकैती करने लगा था। इसके बारे में कई नॉवल लिखे गए और बहुत सी फिल्में भी बनी, मगर फिर भी इसके बारे में ये संशय है कि वो वास्तविक जीवन में था भी या नहीं। बहरहाल सुल्ताना डाकू बड़ा निडर होकर डकैती डालता था और हमेशा पहले से लोगों को खबर कर देता था कि श्रीमान पधारने वाले हैं। डकैती के दौरान वो खून बहाने से जहां तक हो सकता बचने की कोशिश करता था, लेकिन अगर कोई शिकार विरोध करता और उसे या उसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो वो उनकी हत्या करने से भी परहेज नहीं करता था। यह भी मशहूर है कि वो अपने विरोधियों और जिनकी वो हत्या करता उनके हाथ की 3 उंगलियां भी काट डालता था। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथों पीड़ित गरीब जनता उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगते और वो भी जिस क्षेत्र से माल लूटता वहीं के जरूरतमंदों में बंटवा देता था। सुल्ताना की डकैती और आतंक का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी और वो ये स्थिति ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो पहले तो उन्होंने भारतीय पुलिस के जरिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबिर और गरीब देहातियों की मदद की वजह से वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। आखिर में अंग्रेजों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटेन से फ्रेडी यंग नामक एक तजुर्बेकार अंग्रेज पुलिस अधिकारी को हिंदुस्तान बुलाने का फैसला किया। फ्रेडी यंग ने भारत पहुंचकर सुल्ताना की सभी वारदातों का विस्तार से अध्ययन किया और उन घटनाओं की पूरी जानकारी की, लेकिन फिर भी सुल्ताना और उसके गिरोह के सदस्य पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबिरों का जाल है जो पुलिस तक फैला हुआ है। वो यह भी जान गया कि मनोहर लाल नामक एक पुलिस अधिकारी सुल्ताना का खास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर को उस तक पहुंचा देता है और इससे पहले कि पुलिस उनके ठिकानों तक पहुंचती वो अपना बचाव कर लेता है। लेकिन फ्रेडी यंग चुप नहीं बैठा। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी होशियारी से योजनाएं बनाई। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का ट्रांसफर दूर के इलाके में कर दिया। फिर नजीबाबाद के बुजुर्गों की मदद से सुल्ताना के एक विश्वसनीय खास व्यक्ति मुंशी अब्दुल रज्जाक को अपने साथ मिलाने में वो कामयाब हो गया। दरअसल सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज्जाक पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। आपको बता दें कि सुल्ताना के छिपने की जगह नजीबाबाद के पास मौजूद एक जंगल थी जिसे कजली वन कहा जाता था। यह जंगल बहुत ही घना और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन सुल्ताना जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था। उसके रहने की जगह जंगल के ऐसे घने इलाकों में थी जहां दिन के समय भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सुल्ताना वेश बदलने का भी माहिर था और उसके बदन पर कट के निशान की वजह से उसे देखने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं जान पाता था
कि ये सुल्ताना हो सकता है। इधर मुंशी अब्दुल रज्जाक एक तरफ सुल्ताना से संपर्क में था और दूसरी तरफ उसकी हर हरकत की खबर फ्रेडी यंग तक पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्ताना जैसे ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। अब उसने भागना चाहा लेकिन एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर राइफल की बट मारकर उसे गिरा दिया और इस तरह सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले गए जहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी पर लटका दिया गया। आपको बता दें कि डाका डालने के बाद सुल्ताना तराई के जंगलों में शरण लेता था। जिस तरह एक दौर में बुंदेलखंड की चंबल घाटी में बागियों की दहशत थी, ठीक उसी तरह तराई के जंगलों में सुल्ताना डाकू के नाम का खौफ देखा जाता था। नैनीताल के काला डूंगी के जंगलों में लगातार हो रही छापेमारी के चलते सुल्ताना डाकू तराई की पूर्वी सरहद पर बसे पीलीभीत आ पहुंचा था। करीब 2 सालों के दौरान सुल्ताना ने पीलीभीत के जंगलों में ही शरण लेते हुए बड़ी बड़ी डकैतियों को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से कहा था कि उसके मरने के बाद उसके 7 साल के बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की इच्छा का सम्मान किया और उसकी मौत की सजा के बाद उसके बेटे को उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेज दिया। शिक्षा हासिल करने के बाद वो भारत वापस आया और ICS का एग्जाम पास करने के बाद पुलिस महकमे का एक उच्च अधिकारी बना और वो इंस्पेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ। बेहद दबंग सुल्ताना ने अपने अपराधों के चलते यूपी से लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश में अपना आतंक फैलाया। सुल्ताना का वर्चस्व उत्तर प्रदेश के पूर्व में गोंडा से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक पसरा हुआ था। पुलिस उसे खोजती रहती थी लेकिन वो अपनी चालाकी से हर बार बच जाता था। दरअसल सुल्ताना अपने जीवन में ही एक काल्पनिक किरदार बन चुका था। जनता उससे प्यार करती और उसके कैरेक्टर की खूबियों ने साहित्यकारों और लेखकों को अपनी तरफ आकर्षित किया और इसके बारे में हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड तीनों फिल्मी क्षेत्रों में फिल्में बनी। हॉलीवुड में इसके बारे में बनने वाली फिल्म का नाम द लॉन्ग टेबल था जिसमें सुल्ताना का किरदार यूल ब्रेनर ने निभाया था। पाकिस्तान में इसके किरदार पर 1975 में पंजाबी भाषा में फिल्म बनाई गई जिसमें सुल्ताना का किरदार कलाकार सुधीर ने अदा किया था। सुल्ताना के किरदार पर सुजीत सराफ ने द कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू यानी सुल्ताना डाकू का कबूलनामा के नाम से एक उपन्यास भी लिखा। 1956 में मोहन शर्मा ने जयराज और शीला रमानी को लेकर RD फिल्म्स के बैनर तले सुल्ताना डाकू फिल्म बनाई। उसके बाद 1972 में निर्देशक मोहम्मद हुसैन ने भी फिल्म सुल्ताना डाकू बनाई जिसमें मुख्य किरदार दारा सिंह ने निभाया था। अजीत और हेलन ने फिल्म में दूसरे किरदार निभाए थे। सुल्ताना के जीवन पर हाथरस के रहने वाले नथाराम शर्मा गौड़ ने सुल्ताना डाकू उर्फ गरीबों का प्यारा नाम से किताब लिखी। लखनऊ जिले के रहने वाले लेखक अकील पेंटर ने शेर बिजनौर सुल्ताना डाकू शीर्षक किताब लिखी जिस पर आधारित नाटकों पर अनेक नौटंकियां खेली जाती रही और यूपी और बिहार के गांव शहरों में दशकों तक इनका डंका बजता रहा। तो ये थी डाकू सुल्ताना की कहानी। केस डायरी में फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।